अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 33 फॉर इंटर पार्ट 2 एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A के एलिमेंट्स। और ग्रुप 3A के एलिमेंट्स को हम लोग काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप 4A के एलिमेंट्स के बारे में, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं सिलिकॉन के अब कंपाउंड्स के बारे में। और आज जो हम लोग कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं वो है एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसका थोड़ा सा हम लोग अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कंटिन्यू कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। आज वहीं से हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। एल्यूमिनियम सिलिकेट्स क्या होते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलिकेट्स जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर वेदरिंग जब होती है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के वेदर्स जैसे हीट है, कोल्ड है, समर है, विंटर है, उनके असरात जो होते हैं रॉक्स के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स जो सिलिकेट होते हैं इस वेदरिंग की वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्योंकि रॉक्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, तो जब बॉइलिंग हो रही है, बाहर अगर समर है तो रॉक्स के अंदर वाला जो वाटर है वो उसकी बॉइलिंग हो रही है। अगर बाहर विंटर है तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो वाटर है रॉक्स के अंदर वो फ्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ इसकी यानी कि वाटर की बार बार स्टेट चेंज हो रही है, तो वाटर क्या करता है, वो केमिकली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल के, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो वहाँ पे सिलिकेट्स मौजूद हैं उनके साथ रिएक्ट करता है और उनको कन्वर्ट कर देता है। अब ये लोग हम बात करते हैं पोटेशियम फेल्डस्पार जो है, दिस इज़ कॉल्ड एज पोटेशियम फेल्डस्पार। It is a feldspar. It is a mineral that is containing potassium के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एज वेल एज सिलिकेट, सिलिकॉन के ऑक्साइड भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये रॉक में जब ये मिनरल मौजूद है, उस रॉक में जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके ये बनाते हैं, तो यहाँ पे जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है इनकी जब वो वेदरिंग हो रही है, इनके जो केमिकली वो रिएक्ट करते हैं फेल्डस्पार के साथ और प्रोड्यूस कर देते हैं ये पोटेशियम कार्बोनेट को। उसके अलावा सिलिका को, सैंड जो हमारे पास है, उसके अलावा दिस इज़ क्ले भी बनती है ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से, जिसके अंदर एल्यूमिनियम भी मौजूद है। तो वहाँ पे फिर वेदरिंग की वजह से मुख्तलिफ जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स के साथ रिएक्ट करके मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फेल्डस्पार की। तो रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि किस तरह से वेदरिंग होती है। दिस रिएक्शन शोज़ द वेदरिंग के दौरान जो रिएक्शन हो रहे होते हैं कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके किस तरह से फेल्डस्पार के ऊपर, पोटेशियम के फेल्डस्पार के ऊपर एक्ट करती है, उसको किस तरह से ब्रेक डाउन कर देती है इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसमें पोटेशियम कार्बोनेट है, क्ले है और उसके अलावा सैंड है। जो प्योर क्ले हमें यहाँ पे जिसका हम लोगों ने फार्मूला देखा है वो असल में वाइट कलर की होती है और उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड एज केओलिन। प्योर क्ले वाइट कलर की होगी एंड इट इज़ कॉल्ड एज केओलिन एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज़ गिवन ओवर हेयर। ये इसका केमिकल फार्मूला है। तो ये केओलिन भी बनती है ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ स्टोन। और अब ये केओलिन का इस्तेमाल किस तरह से होता है कि ये पोर्सिलेन और चाइना वेयर को बनाने के लिए हम लोग इस क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी केओलिन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डिनरी जो क्ले होती है वो उसके अंदर कंपाउंड्स ऑफ आयरन भी होते हैं, उसके अलावा बाकी के मेटल्स भी होते हैं, इसीलिए उसका कलर जो है वो येलो या रेडिश येलो कलर होता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूदगी होती है मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स की। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं इम्प्योर क्लेस की, वो बहुत इजीली फ्यूज़ हो सकती है क्योंकि उसके अंदर ऑक्साइड्स होते हैं आयरन के, यानी कि इम्प्योर ऐसी क्ले के जिसके अंदर इनके अलावा मुख्तलिफ और भी एलिमेंट्स साथ आके कंबाइन हो चुके हैं, जिसमें आयरन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, बाकी के मेटल्स हैं। तो इसमें क्या है कि इम्प्योर क्ले जो है वो इजीली फ्यूज़ हो जाती है, इजीली जुड़ जाती है, क्योंकि इसके जो ऑक्साइड्स होंगे मुख्तलिफ मेटल्स के, जैसे आयरन है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम है, तमाम बाकी के जो मेटल्स हैं वो क्या बना देते हैं इजीली फ्यूजेबल सिलिकेट सैंड के साथ। वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे आके इनके जो ऑक्साइड्स होंगे मुख्तलिफ मेटल्स के, वो यहाँ पे आके सैंड के साथ सिलिकेट्स, फ्यूजेबल सिलिकेट्स बना देंगे, जिसकी वजह से जो इम्प्योर क्ले होती है उसको उसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो बहुत जल्दी जुड़ जाती है, यानी सख्त हार्ड फॉर्म में आ जाती है, अपनी शेप फिर दोबारा चेंज नहीं कर सकती है अगर वो इम्प्योर है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स के ऑक्साइड्स मौजूद होंगे। तो
ये क्लेस कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? ब्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा टाइल्स और स्टोन वेयर्स को मुख्तलिफ़ किस्म के सूरतों में, मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लों में बनाने के लिए हम लोग क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्योर क्ले, इम्प्योर क्ले क्या है कि इस प्योर क्ले, दिस इज़ अ प्योर क्ले, क्योलिन जिसे हम कहते हैं, कि अगर एक प्योर क्ले के अंदर हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स के ऑक्साइड्स ऐड कर दें तो दैट इज़ कॉल्ड एज इम्प्योर क्ले। और मेटल के ऑक्साइड ऐड करने का फ़ायदा क्या होगा कि ये इसकी फ्यूजन की प्रॉपर्टी, यानी फ्यूज़ होने की जो प्रॉपर्टी है वो स्पीड अप हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी और वो बहुत जल्दी फ्यूज़ हो जाती है, जुड़ जाती है। तो अगर इसके अंदर हम लोग आयरन की बात करते हैं कि अगर यहाँ पे आयरन के ऑक्साइड्स डालें तो ये फेरिक ऑक्साइड भी कहलाते हैं। फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से जो आर्टिकल्स होंगे इस क्ले के वो रेडिश कलर अपना लेंगे जब उनको क्लीन के अंदर बर्न किया जाता है, हीट अप किया जाता है। यानी कि अगर हम लोग अपनी प्योर क्ले क्योलिन को लेते हैं और उसके अंदर आयरन के ऑक्साइड्स को ऐड अप कर लेते हैं और उसको इम्प्योर क्ले हमने बना दिया है, तो उस इम्प्योर क्ले से जो भी हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट को अगर हम लोग हीट अप करते हैं क्लीन के अंदर, तो आयरन फेरिक ऑक्साइड की, जो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड हमने बना के इसको क्योलिन को इम्प्योर फॉर्म में लेके गए थे, तो उसी आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा जो हमने क्ले से बनाया था, वो अगर जब उसको हम लोग हीट अप करते हैं तो वो रेडिश कलर अपना लेगा, रेडिश कलर में वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा स्टोन वेयर जो होते हैं, यानी कि इस क्ले की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टोन वेयर्स होते हैं उनको ग्लेज किया जाता है, यानी कि उनके ऊपर शाइनिंग लाई जाती है ताकि उसकी जो सरफेस है वो लेस पोरस हो, यानी कि वहाँ पे वो ज़्यादा रफ़ सरफेस ना हो। किस तरह से की जाती है कि हम लोग उसके ऊपर सॉल्ट थ्रो कर देते हैं आर्टिकल जब वो हीट अप होता है। यानी कि जब हम लोगों ने क्ले की मदद से स्टोन वेयर बनाया, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स बनाए, तो उसकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए और उसके ऊपर जो पोर्स मौजूद होंगे उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारा आर्टिकल होगा जो क्ले से बना था उसको हम लोग हीट अप करेंगे और उसके ऊपर हम लोग थ्रो करते हैं सॉल्ट को, ठीक है, और सॉल्ट की मदद से उसकी जो सरफेस होगी वो स्मूथ हो जाएगी और पोरस नहीं रहेगी। इस ट्रीटमेंट से होता क्या है कि सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बनते हैं सॉल्ट के थ्रो करने की वजह से, क्योंकि सॉल्ट के अंदर सोडियम है। तो सॉल्ट जब आपने स्टोन वेयर यानी क्ले के स्टोन वेयर के ऊपर आपने थ्रो किया था तो वो रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बना देता है और वो जो है वो फटाफट, क्योंकि ये बर्निंग ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस काम हो रहा है, तो जैसे ही वो बनते हैं सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है और ऑलरेडी उसका टेम्परेचर इतना होता है कि वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं और कवर कर लेते हैं पूरी इंटायर सरफेस को। और जब वो आर्टिकल आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है तो उसकी जो सरफेस थी जो सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ने बनाई थी, वो क्या है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हार्डन होना शुरू हो जाएगी, सॉलिडिफाई होएगी, फिर प्रोड्यूस करती है वो कॉम्पैक्ट यानी एक जुड़ी हुई स्मूथ वाटर प्रूफ सरफेस बना देती है। यानी कि हम लोग किस तरह से क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं इन मेकिंग द टाइल्स एंड स्टोन वेयर, कि हम लोग क्ले की मदद से पहले जो भी बनाते हैं हमारा स्ट्रक्चर वो बहुत ज़्यादा रफ़ फॉर्म में होगा। हम क्या करते हैं कि उसको हीट अप करेंगे और ड्यूरिंग दिस हीटिंग प्रोसेस हम उसके ऊपर सॉल्ट को थ्रो कर देंगे और अच्छी तरह उनको आपस में मल देंगे। सॉल्ट के थ्रो करने से क्या होता है कि सॉल्ट के थ्रो करने की वजह से रिएक्शन होगा और सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बनते हैं, जो कि जैसे ही बने, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है, वो उसी टाइम मेल्ट होकर पूरी सरफेस के ऊपर फैल जाएंगे। लिक्विड जो होता है जिस तरह वो फैल जाता है, फिर जब हम इसको ठंडा करने देते हैं तो वो जैसे जैसे ठंडा होगा वो कॉम्पैक्ट स्मूथ सरफेस बना देगा। जब ये ठंडा हो रहा है वाटर प्रूफ सरफेस बना देगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं चाइना वेयर्स की, वो किस तरह से, वो भी केओलिन का मिक्सचर, जब केओलिन को हम लोग ऐड अप करते हैं बोन ऐश में और फेल्डस्पार में, जब केओलिन जो हमारे पास प्योर क्ले थी उसको हम लोग ऐड अप करते हैं, यानी इस क्ले को हम लोग फेल्डस्पार में और बोन ऐश के साथ जब हम इसको मिक्स अप करते हैं तो जो मिक्सचर होता है वो फ्यूज़ हो जाता है जब हम इसको हीट अप करते हैं। यानी कि केओलिन प्लस फेल्डस्पार प्लस हम लोग जब उसमें डालते हैं बोन ऐश, तो इनको जब आपस में मिक्स करते हैं और हीट अप करते हैं तो वो मिक्सचर फ्यूज़ हो जाएगा और वो जो हमारे केओलिन के अंदर जो ग्रेन्स थे उनके अंदर जो स्पेसेस थी उनको वो फिल अप कर देता है। अगर आप अकेले केओलिन की मदद से, अकेले प्योर क्ले की मदद से कोई आप चीज़ बनाना चाहते हैं तो वो जो चीज़ होगी दैट आर्टिकल वुड बी वेरी रफ़ इन सरफेस,
क्योंकि जो क्ले होती है जब वो ड्राई होगी तो उसके अंदर पोर्स मौजूद हो जाएंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे सुराख सुराख से, जिसकी वजह से जो हमारी सरफेस होगी उसकी जो लुक आएगी दैट वुड बी रफ। और हमें इसको बनाना है, अगर स्मूथ सरफेस में लेके आना है तो या तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके ऊपर सॉल्ट थ्रो कर देंगे। उससे क्या होता है कि वो भी सॉल्ट क्ले के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट या फिर सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बना देगा। और ये क्या है कि वो फटाफट मेल्ट होके पूरे आर्टिकल को कवर करके उसको एक स्मूथ सा लुक दे देंगे, उसको एक नरम सा लुक दे देंगे जो वाटर प्रूफ होगी, शाइनी होगी, स्मूथ होगी, कॉम्पैक्ट होगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं चाइना वेयर्स की, तो जो चाइना वेयर्स हैं उनको भी हम लोग केओलिन से बनाते हैं। तो केओलिन यानी प्योर क्ले होती है, जब ये ड्राई हो रही होती है तो इसके अंदर मुख्तलिफ पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं ड्राइंग के प्रोसेस में। तो उसको भी जब हम लोगों ने स्मूथ फॉर्म में लेके आना है, जब ड्राइंग का प्रोसेस है उसके अंदर पोर्स बन रहे हैं, इसका मतलब कि जो हमारी केओलिन थी दैट वुड बी इन द रफ फॉर्म। तो जब हमें इसे स्मूथ में लेके आना है तो हम इसको मिक्स कर देते हैं केओलिन को बोनश के साथ, उसके अलावा फेल्डस्पार के साथ। इससे क्या होता है कि ये मिक्सचर जब इसको आप हीट अप करेंगे तो बहुत जल्दी फ्यूज़ हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, मिक्स अप हो जाएंगे। और वो जो ग्रेन्स के बीच में जो खाली पोर्स थे, खाली जगह थी, जिसकी वजह से आपका जो आर्टिकल था वो रफ फॉर्म में लग रहा था, वो पूरी तरह से वो कवर करके उसको स्मूथ शक्ल दे देंगे, स्मूथ फॉर्म में ले आएंगे। जो ये क्ले है उसके अलावा इस्तेमाल की जाती है पोट्री में, उसके अलावा डिफरेंट अदर सिरेमिक आर्टिकल्स जो उनकी प्लास्टिसिटी ऑफ द पेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि आप लोगों की जो होगी पेस्ट क्ले की, उसकी कितनी प्लास्टिसिटी है उसके हिसाब से हम लोग मुख्तलिफ आर्टिकल्स उससे बना सकते हैं। जब हम लोग इसको भिगो के रखते हैं वाटर को, तो जो क्ले हो वाटर के अंदर जब हम क्ले को लगातार भिगो के रखते हैं, उसको डिप करके रखा हुआ है, सोक करके रखा हुआ है, तो जो क्ले है वो प्रोग्रेसिवली हाइड्रेट हो जाती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर पानी जो है आना शुरू हो जाता है और जो पेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टिक बन जाएगी। ये वाटर की एडिशन में, यह तब की बात कर रही हूँ जब वो वाटर में सोक हुई हुई है। जबकि वही क्ले जब हीट अप करते हैं तो वो अपने वाटर ऑफ हाइड्रेशन को लूज़ कर देती है, और जब वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन को लूज़ करेगी कि जिसकी वजह से उसकी सारी मूवमेंट थी, तो वो क्या होगा कि वो एक हार्ड रॉक बन जाएगा, जिसकी वजह से उसकी सारी वो रफनेस थी वो सारा वो एक हार्ड रॉक में चेंज हो जाएगा और वो मैश जो है वो रफ फॉर्म में आ जाएगा। प्लास्टिसिटी उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी, वो हार्ड फॉर्म में आ जाएगा। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं अपने अबाउट नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ सिलिकेट दैट इज़ टॉक या फिर सोप स्टोन। तो जब हम बात करते हैं टॉक या फिर सोप स्टोन की, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये मैग्नीशियम सिलिकेट है। इसका अदर नेम क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला कुछ यूँ है Mg3H2SiO2 SiO 4 times। सो दिस इज़ कॉल्ड एज मैग्नीशियम सिलिकेट या फिर टॉक और सोपस्टोन। 3 नेम्स हैं जिसको ये मैग्नीशियम सिलिकेट इसका केमिकल नेम हो गया, इसका केमिकल फार्मूला मैंने इधर लिख दिया है। उसके अलावा इसका आम नाम क्या है, कॉमन नेम, दैट इज़ टॉक या फिर सोपस्टोन। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये जो इसको अगर हम टच करें, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी देखें, इसको अगर हम टच करते हैं तो दैट इट इज़ फिज़िकली ग्रीजी टू टच। ग्रीजी जिस तरह ग्रीज होता है ऑयली, तो इसी तरह ये जो टॉक या फिर सोप स्टोन है, तो अगर इसको भी टच करें तो आपको वो ग्रीजी फीलिंग आएगी। इसीलिए इसको कॉस्मेटिक्स के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के हाउस होल्ड घरों में रखे जाने वाले आर्टिकल्स को बनाने के लिए भी टॉक या फिर सोप स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड क्या है, दैट इज़ एस्बेस्टॉस। ये था टॉक और सोपस्टोन, जो मैंने आपको बता दिया कि मैग्नीशियम सिलिकेट है जो ग्रीजी टू टच है, और इसको कॉस्मेटिक्स में, उसके अलावा घरों में रखे जाने वाले, घरों में इस्तेमाल होने वाले आर्टिकल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं एस्बेस्टॉस की, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सिलिकेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CaMg3, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 को रिप्लेस कर दिया है कैल्शियम ने। तो दिस इज़ द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेटेड कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। इसको कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है इन कॉम्बस्टिबल
फैब्रिक्स के लिए और हार्ड बोर्ड वगैरह को बनाने के लिए, जिस तरह ये हार्ड बोर्ड हैं इनको बनाने के लिए, और ऐसे फैब्रिक जो इनकम्बस्टिबल ना हो, जो आग नहीं पकड़ते, उनको बनाने के लिए हम लोग एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मिल के जब सिलिकॉन के मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स बनते हैं तो वो मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।